नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह बताने का प्रयास किया था कि कुछ लोगों को विवाह के बाद परेशानी बढ़ जाती है, अर्थात उनके जीवन में मानसिक, शारीरिक या आर्थिक समस्या बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है, इसकी व्याख्या मैंने किया था कि पहला भाव, दूसरा भाव और सातवें भाव का जो स्वामी ग्रह होगा, यदि वह छठा, आठवां या 12वें में बैठा हुआ हो तभी ऐसा होता है। साथ में विवाह का कारक शुक्र इन्हीं तीनों में से कहीं बैठा हो तो ही परेशानी होती है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि विवाह के बाद सौभाग्य में कैसे बदलता है। पहले चाहे किसी भी दीनहीन अवस्था में क्यों न हो, गरीब घर का लड़का हो या गरीब की लड़की हो, विवाह के बाद उसके सुख सौभाग्य में चार चांद लग जाते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। खास करके महिलाएं ऐसी बहू को पा करके कहती है कि भाई इसके चरण रखने से ही बड़ा बम बम हो गया, एक नंबर हो गया, चरण शुभ हुआ। तो क्या ऐसा योग होता है उसमें? तो हमने पहले बताया था कि जब पहला भाव, दूसरा भाव, सातवां भाव और शुक्र 6th हाउस, 8th हाउस एंड 10th हाउस में बैठा हो, इफ लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस एंड Venus इज ऑक्यूपाइंग 6th, 8th और 12th हाउस, तब ऐसा जाके होता है। यहाँ ठीक उल्टा है। यदि पहले भाव का स्वामी या लॉर्ड, दूसरे भाव का स्वामी या लॉर्ड, सातवें भाव का स्वामी या लॉर्ड और शुक्र या वीनस, ये चारों यदि 5वें भाव, 7वें भाव और 11वें भाव में बैठे हों तो ऐसे लोग विवाह के बाद दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगते हैं। कोई ऐसा सुख नहीं जो इनको नहीं मिलता। समस्त सुखों की प्राप्ति अथवा भोग इनको होने लगता है। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इफ लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस इंक्लूडिंग शुक्र आर ऑक्यूपाइंग 5th हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस, तब जाकर कैसा नियम होता है। ये कुंडली को देखिए, 3 नंबर अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली है, जेमिनी मिथुन लग्न। तो दूसरे भाव को स्वामी चंद्रमा, सातवें भाव को स्वामी गुरु और शुक्र तो रहेंगे ही, शुक्र को बताएंगे। आप देखिए मिथुन लग्न का स्वामी बुध, मरकरी, यही है 5वां भाव। भले 7 नंबर है लेकिन ये 5वां नंबर है, 5वां भाव है। यहाँ पर लिखा है मैंने कुंडली, 5वां भाव यही है। बुध यहाँ बैठा हुआ है। तो लग्न का स्वामी बुध 5वें भाव में बैठा हुआ है, पूरा हो गया नियम। अब दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा, 4 नंबर कर्क राशि होती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। वह 11वें भाव में बैठा हुआ है। भले ही 1 नंबर लिखा हो लेकिन भाव 11वां है, ये 11वां भाव है, तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। तो दूसरा नियम पूरा। अब 7वां भाव 9 नंबर, इसका स्वामी गुरु यहीं बैठा हुआ है, तो 7वां भाव, ये नियम भी पूरा। अब विवाह का कारक ग्रह शुक्र, तो शुक्र भी चंद्रमा जिस भाव में उसी भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अर्थात 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो यह जो नियम था ये भी पूरा हो गया। अब इस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विवाह के बाद हर मामले में हर तरह का सुख प्राप्त होगा ही होगा। इसमें कहीं भी इफ बट वाली बात नहीं है। आप मेहनती हैं कि नहीं, कितना मेहनत का, मेहनत कौन नहीं करता है, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन भाग्य में जो लिखा वो ही होगा। अब जब मैं मिथुन लग्न के बारे में बता रहा हूं तो ये नहीं कि सिर्फ इसी की बात है, 1 से लेकर 12 लग्न में, मेष लग्न हो, वृषभ हो, कोई भी हो, कन्या हो, तुला हो, लेकर मीन लग्न हो, क्यों न हो, सिर्फ यही देखना है कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो 6th, 8 और 12 में रहेगा तो भारी परेशानी, तबाही तबाही है।
दुख घेर लेता है। लेकिन अगर फर्स्ट, सेकंड एंड 7th हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, 5th हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस में है, ठीक उल्टा, बहुत अच्छा माना जाता है। अब कैसे इस पर थोड़ा समझाता हूं। पहला भाव तो खुद का होता है, दूसरा भाव, सेकंड हाउस, परिवार में वृद्धि का, परिवार का, धनागमन का, धन संचय का। तो भाई जब दूसरे भाव के स्वामी शुभ हो जाएंगे तो धनागमन होगा, धन संचय होगा और परिवार में वृद्धि भी होगी। अब विवाह के बाद परिवार की वृद्धि कब होगी? जब संतान होगी। तो संतान होगी कि नहीं होगी यह 5वां भाव बताता है। और चूंकि यह स्थिति शुभ है, दूसरे भाव के स्वामी का 5वें भाव या 7वें भाव या 11वें भाव में बैठना अति शुभ है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 5वें में बैठेगा तो संतान इसको हर हाल में होगी, निर्वंश हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़का हो या लड़की, इसे मतलब नहीं। लेकिन अगर जैसे कि परंपरा चली आ रही है, लोग लड़के के जन्म से ही मानते हैं कि वंश चलता है, मैं ऐसा नहीं मानता। वंश हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों वंश ही है। लेकिन अगर मान लिया जाए, पुरातन बातों को भी मान लिया जाए, तो जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी कोई भी ग्रह क्यों न हो, यदि 5वें में, 7वें में या 11वें में बैठा हुआ है तो उसको पुत्र की प्राप्ति 100% होगी, अर्थात वंश अवश्य चलेगा। तो बोलिए, विवाह का एक प्रधान कार्य वंश वृद्धि होती है कि नहीं? इसको होगा तो उसको सुख होगा कि नहीं? सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन वंश तो हर हाल में होगा। दूसरी बात, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का कैसा रहेगा? तो भाई चूंकि इस नियम के अनुसार 7वां भाव का कोई भी स्वामी हो, यदि 5वें, 7वें या 11वें में बैठा हुआ हो तो अद्भुत रहेगा, मधुर रहेगा, अद्भुत। 5वां भाव प्रेम का, 5वां भाव प्रेम, 7वां भाव विवाह, पत्नी, 5वां भाव प्रेमिका, 7वां भाव पत्नी। यदि 7वें भाव का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह क्यों न हो, 5वें, 7वें और 11वें में बैठा हो, तीन में से कहीं बैठा हो, तो ऐसे लोग प्रेमी प्रेमिका के तरह ही अपना जीवन गुजारते हैं, कभी अलग अलग नहीं होंगे तो नहीं भागेंगे। तो बोलिए, सुख है कि नहीं? 7वां भाव व्यवसाय का, ये हर हाल में रोजगार करबे करेगा, निठल्ला कभी नहीं बैठेगा, काम चोर हो ही नहीं सकता, बैल की तरह मेहनत करेगा लेकिन काम करेगा ही करेगा। एक और बात है, 7वां भाव भाग्य से प्राप्त लाभ, भाग्य से लिखा हुआ जो है लाभ है, वो है कि नहीं? वो 7वां भाव है। तो ऐसे लोगों को भाग्य से मदद मिलती है। तो जिस व्यक्ति को भाग्य साथ देने लगे वो क्यों नहीं सुखी होगा भाई? हर मामले में सुखी होगा। और 11वां भाव समस्त कामनाओं की सिद्धि का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। 11th हाउस सिग्निफाइज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, जो चाह रहे हैं वो हो जाए। कभी कभी होता है ना कि भाई जो सोचा वो हो गया, कष्ट तो हुआ लेकिन ये काम सोचा तो हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को हो जाता है। अब बताइए, जिस व्यक्ति को विवाह से पहले अथवा बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक में कष्ट झेलने पड़े हों, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, समय पर नहीं मिला हो, ललटेन की रोशनी में पढ़ा हो, वह व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति, आपका मैरिज हो रहा है तो वो अपने को सुखी नहीं मानेगा ना भाई। इसीलिए जब पहला भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव का स्वामी 5वें, 7वें और 11वें में बैठ जाए तो विवाह के बाद ऐसे लोगों के तो लॉटरी लग जाती है। बात क्लियर? अब 7वें भाव का कारक शुक्र है, पति पत्नी का भाव 7वें भाव का कारक शुक्र है। ज्योतिष का एक रहस्य बताता हूं, सब लोग अपनी अपनी कुंडली को निकाल करके देखें, दशा चक्र में जाएं, जिस दिन आपका विवाह हुआ उस तारीख को, उस साल को निकाल करके देखिए,
100 में से 95 व्यक्तियों की दशा में महादशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो या सूक्ष्म दशा हो, शुक्र अवश्य होगा, तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विवाह का कारक शुक्र ही है। सबके पास अपनी अपनी कुंडली है, उठा करके देखें, मिलाइए ना भाई, कौन सी बड़ी बात है। बिना विवाह को बिना शुक्र के दशा में शामिल हुए विवाह संभव नहीं है। ये आजमाने की बात है, आजमा करके देखिए। अब 7वां भाव सुखों के भोग का है, इसीलिए इसको भोग कहते हैं, व्यापार कहते हैं, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य सुख कहते हैं। तो दाम्पत्य जीवन तो लंबा हो सकता है, तो दुख हो या सुख हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा तो तभी होगा जब शुक्राचार्य 5वें, 7वें और 11वें बैठे हुए हों। ये अचूक प्रमाण देता है। यही नहीं, हर भाव से तीसरा भाव, हर भाव से तीसरा भाव उसकी वृद्धि करता है। तो भाई 5वां से गिनिएगा, 1 2 3, कौन पड़ा? 7वां भाव पड़ा। 5वां भाव 1 2 3, 7वां पड़ा ना जी। तो 5वां भाव संतान का सुख, संतान, पदोन्नति, मान सम्मान, मंत्री तुल्य पद अथवा मंत्री पद, ख्याति, तो उसकी वृद्धि 7वां भाव कराएगा। शुक्राचार्य कौन है? 7वें भाव के कारक है। अकेला शुक्र किसी की भी कुंडली में 5वें, 7वें, 11वें भाव में बैठा हुआ हो और पहला, दूसरा, 7वें भाव का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह क्यों न हो, वो भी इन्हीं 3 में से कहीं बैठा हुआ हो, तो वह खुद तो सब सुख भोगवे करेगा। चूंकि वह संतान भाव से तीसरा, तो उसकी संतान भी सुखी रहेगी, उसकी संतान उससे भी ज्यादा आगे निकल जाएगी, उसकी वृद्धि हो जाएगी ना, तो उससे भी ज्यादा आगे निकल जाएगी, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। एक नियम। दूसरा नियम, यही व्यापार का भाव है। 7वां भाव व्यवसाय का है, पति पत्नी का जो भाव है ना, वही व्यवसाय का भाव है, पार्टनरशिप का है। तो हर भाव से 11वां भाव उस भाव से होने वाले लाभ का। तो यदि आप व्यापार भाव से गिनेंगे तो ये 11वां यही पड़ेगा, 5वां भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पड़ा ना। तो जो व्यवसाय आप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, व्यवसाय कह करके भ्रमित नहीं होने की जरूरत है, नौकरियां कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे लाभ होगा कि नहीं, यही 5 7 11 बता देते हैं। तो जिसकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी 7वें से जुड़ जाए या 7वें भाव का स्वामी 5वें से जुड़ जाए, तो इसको तो लाभ होना ही होना है। मिट्टी को भी छू देगा तो सोना हो जाएगा, मट्टी लेके बेचने के लिए बैठ जाएगा ना, तो ये मालामाल हो जाएगा। ये ऐसे ही लोगों में होता है, और अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, लेकिन तो क्या ऐसे लोगों को परेशानी कभी नहीं होगी? होगी। वो कब होगी? अब ऐसा कोई ग्रह दशा में आ जाए जो 8वां से, 6ठा से और 12वां से, जो पहले वाले में मैंने बताया हुआ है, वो हो, तो उस समय कष्ट रहेगा। क्योंकि व्यक्ति को फल मिलता है वो दशा के अनुकूल मिलता है। दशा क्या है? वर्तमान में जो है, नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री हैं, तो मनमोहन सिंह का से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो इसको ऐसे ही मान लीजिए, दशा प्रधानमंत्री मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, यही को दशा मान लीजिए। तो जब 6ठा, 8वां, 12वां भाव का स्वामी की दशा चलेगी तो कष्ट होगा, ये अलग विषय है, इससे विषयांतर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बात यहाँ पर यह बताया मैंने कि कैसे विवाह के बाद किसी का भाग्योदय हो जाता है, सब बम हो जाता है। जो पाई पाई के मोहताज रहते हैं, वो महंगी महंगी गाड़ियों, बड़े बड़े मकान, जो भी हो, मार्केट फार्केट खूब, उसकी आन बान शानी नजर आती है। दूसरी बात, तड़का लोगों को मिलता है ना भाई, तड़का। जब लड़की का कोई भाई न हो तो संपत्ति लड़की के नाम से होती है, तो उसका लाइफ पार्टनर उसका भोग करता है ना, तड़का उसी को बोलते हैं मगही में। ऐसे लोगों को मिलता है ज़्यादा तड़का, ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। इस पर भी मैं समय मिलेगा तो बताऊंगा।
अभी मैं यही बता रहा था। तो जिसकी कुंडली में ऐसा योग हो तो ऐसे लोगों को विवाह के बाद हर प्रकार की खुशियां मिलती ही मिलती है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के ज्योतिष शास्त्र में एक से एक सूत्र हैं जो आपको चमत्कृत कर देगा। आप लोग जांच करके देखिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो कि पंडित जी तो बता दिए कि भाई इसका मालिक फलना फलना फलना, तो कैसे पहचाने। तो टोटल 12 राशि, वही 12 भाव होते हैं। में कहीं शंका की बात नहीं है। केवल 7 ग्रहों का ही 12 राशियों पर अर्थात 12 भावों का स्वामित्व है। इसमें पहला भाव 8वां भाव या पहली राशि या 8वीं राशि का स्वामी मंगल। 1 नंबर और 8 नंबर की राशि, 1 नंबर को मेष, 8 नंबर को वृश्चिक बोलते हैं। इन दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा और 7वां भाव का या राशि का स्वामी शुक्र है, वीनस है। दूसरी राशि को टॉरस वृष बोलते हैं। 7वें को लिब्रा बोलते हैं, तुला। तो 2 नंबर और 7 नंबर का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो शुक्र है। फिर 3रा नंबर और 6ठा नंबर का स्वामी बुध है। मिथुन 3रा नंबर, कन्या 6ठा नंबर। मिथुन को जेमिनी बोलते हैं, कन्या को विर्गो बोलते हैं। इस दोनों का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वह बुध है। चौथे नंबर का स्वामी कर्क राशि इसको बोलते हैं, इसका स्वामी चंद्रमा। चौथे नंबर की राशि का स्वामी चंद्रमा। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि कहलाती है, लियो सिंह राशि, उसका स्वामी सूर्य है। अब 9 नंबर और 12 नंबर, 9 नंबर 12 नंबर का स्वामी गुरु है, धनु सैगिटोरियस। मीन 12 नंबर को मीन बोलते हैं, 9 नंबर को धनु बोलते हैं। मीन पाइसिस, मछली। तो 9 नंबर और 12 नंबर का स्वामी गुरु। बच गया 10 नंबर और 11 नंबर जो लगातार होता है। तो 10 नंबर और 11 नंबर का स्वामी शनि। 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। कैप्रिकॉन 10 नंबर, एक्वेरियस 11 नंबर कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि। ये आप लोग इसको सुन ले, समझ ले या लिख ले तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। भाव तो नहीं बदलते, भाव तो वही रहेंगे, उसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। तो उसी तरह से राशि भी नहीं बदलती, राशि का स्वामी भी नहीं बदलेगा। 1 नंबर मेष मंगल, 2 नंबर वृष शुक्र, 3 नंबर मिथुन बुध, 4 नंबर कर्क चंद्रमा, 5 नंबर सिंह सूर्य, 6 नंबर फिर से कन्या, तो उसका स्वामी बुध, 7 नंबर का स्वामी शुक्र, 8 नंबर का फिर से मंगल, 9 नंबर का गुरु, 10 नंबर का शनि, 11 नंबर का शनि और 12 नंबर का गुरु। यही है राशियों की हकीकत। इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख करके अनुमान लगा लेंगे, पता लगा लेंगे कि क्या होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब ये जानकारी हो गई, देखिए जो भाग्य में लिखा होगा तो होगा। कुछ भी कीजिए, सीता जी के स्वयंवर में कोटि सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। रावण माना सुरतब आए, देख लोगत सह भय पाए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। भाग्य में जो लिखा होता है, जिस कैलाश को उठाने की क्षमता रावण में थी, वो भी धनुष को छू नहीं सका, उठाने को तो गोली मारी है। सहस्त्रबाहु बाणासुर जब आया था, बाणासुर में वो ताकत थी कि जब वो समुद्र में नहाने के लिए उतरता था
और 1000 उसकी भुजाएं थी, बाजुएं थी। जब वो अटखेलिया करता था, हिलोरे मारता था पानी में, तो तूफान उठ जाता था, इतना ताकत था उसमें, वो भी कुछ नहीं कर सका। तो भाग में तो लिखा था राम जी को सीता जी इसलिए उनको मिला। ये अलग कहानी है कि जो भाग में लिखा होगा सो हो करके रहेगा। फिर भी ज्योतिष में इस बात की चर्चा है। हम लोग गुण मिलापक करते हैं तो 8 तरह से गुण मिलते हैं। टोटल 36 गुण होता है, उसमें से 50% 18 गुण हो गया तो मान लेते कि भाई चलिए कम से कम 50% आ गया तो पास है, अच्छा रहेगा। 26, 27, 28 तो बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन यदि इस नियम के अंतर्गत आप कसेंगे और वह जो पहला जो मैंने बताया था, भाग्य दुर्भाग्य बदल जाता है विवाह, पहला दूसरा 7वां भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में आ रहा हो, बैठा हुआ हो, तो इसकी जानकारी मिलापक से नहीं पता चलता भाई जी। उसको कहते हैं नक्षत्र मिलापक, 36 गुण मिला हुआ हो, लेकिन अगर पहला दूसरा और 7वें भाव का स्वामी 6ठा 8वां या 12वें भाव बैठा हुआ हो तो नष्ट हो ही जाएगा। तो उतना जानने के लिए कितनी कुंडली मिलाइएगा, यह मैं आप लोगों के जानकारी के लिए कह देता हूँ कि हाँ भाई वैसा है। अब ऐसा नहीं कि सब लोग इसी को देखते रहिए, उम्र निकल जाएगी विवाह नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे घूमते रह जाते हैं। खैर, आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः एक बार धन्यवाद।